Hello, my name is Ravi and I'm from COE team. Today I will present operating system full stack CLT session. तो सबसे पहले हम एक बार एजेंडा देख लेते हैं इस सेशन का क्या एजेंडा होगा। इसके अंदर मैं बताऊंगा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम और विच ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा हमारे लिए सही रहेगा, बेस्ट चॉइस रहेगा। और उसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना, इंस्टॉलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे बाइनरी से भी इंस्टॉलेशन करेंगे इसमें, और एक्सेसिंग फाइल्स थ्रू सीएमडी, मतलब कमांड लाइन से हम फाइल्स को एक्सेस वगैरह कैसे करते हैं, कॉपी कमांड्स और मूव कमांड CLI से, और प्रिविलेजेस देना फाइल सिस्टम में, और स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग, cron job एंड rsync एंड नेटवर्किंग बेसिक्स। और इसके अंदर हम सबसे पहले, ये बहुत इजी होने वाला है ये सेशन, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी अभी यूज ही कर रहे हो सारे के सारे। तो एक बार क्या आप सभी चैट के अंदर बता सकते हो कि यहाँ पर लिनक्स कितने यूज कर रहे हैं? चैट के अंदर आप लिख के बता सकते हो। जैसे कोई बोथ यूज कर रहा है तो वो बोथ बता दो। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे लिनक्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ये तो आप लोगों को पता ही होगा है क्या, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सिर्फ जैसे हमारे पास कोई हार्डवेयर है, अभी हार्डवेयर कह सकता हूँ मैं, ये हार्ड डिस्क वगैरह होती है हमारे लैपटॉप के अंदर, CPU होता है, ये बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन हम इनसे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दूं सिस्टम में से, तो हम क्या इससे कुछ काम कर सकते हैं? हम अपनी हार्ड डिस्क के अंदर कुछ स्टोर कर सकते हैं या कुछ ओपन कर सकते हैं? जो भी उसमें नहीं कर सकते हम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, जो क्या करता है, इंटरफेस है एक यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। अगर हार्डवेयर को यूज करना है तो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये बेसिक टास्क परफॉर्म करता है आपके सारे मेमोरी मैनेजमेंट के भी, कि आपकी कौन सी मेमोरी, कौन सी, मतलब आपने कोई भी सॉफ्टवेयर अगर चला रहे हो तो उसको, उस सॉफ्टवेयर को कितनी मेमोरी देनी है, कितना CPU देना है और कितनी रैम देनी है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डिसाइड करता है। ये इन सबको मैनेजमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई आप सॉफ्टवेयर चला दिया, जैसे क्लिक चला दिया आपने और उसको पूरी पूरी 8 GB मेमोरी दे दी, ऐसे नहीं होगा। जितनी भी क्लिक को यूज होगा उतनी ही मेमोरी देगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं, और यहाँ पर हमारे पास मार्केट के अंदर ये कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो अवेलेबल है। जैसे विंडोज हो गया, आप सभी यूज कर रहे हो विंडोज, और मैक OS एप्पल्स के लिए हो गया, और लाइनक्स और उबंटू, ये दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स मोस्टली सर्वर्स में, सर्वर साइड यूज होते हैं, जो भी हमारे IT सेक्टर के अंदर सर्वर्स चलते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर लाइनक्स यूज होता है, और उबंटू भी डेस्कटॉप के अंदर यूज होता है। एंड्रॉइड हमारे पास एंड्रॉइड जो है वो मोबाइल्स के अंदर भी यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और टीवीज के अंदर यूज होता है। बहुत सारी जगह पे एंड्रॉइड भी यूज होता है। तो अब हम ये देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि कौन सा, मैं सिर्फ दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो फेमस है, लाइनक्स और विंडोज, उनको कंपेयर करूंगा कि आपको कौन सा सही रहेगा। तो ये एक पिक्चर थी, ये मेरे को बहुत सही लगी। ये पिक्चर क्या कह रही है, इसके अंदर मैक है और उबंटू, इसको आप एक लाइनक्स ट्रीट करना उबंटू को यहाँ पर, और विंडोज है ये मैक। आई एम एक्सपेंसिव, मैं बहुत महंगा हूँ, और लाइनक्स कह रहा है आई एम फ्री, फ्री ओपन सोर्स है ये, बिल्कुल इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। और विंडोज कुछ बोला ही नहीं यहाँ पर। और ऐसे ही नेक्स्ट उसमें ये दोनों पूछ रहे हैं विंडोज, और ये कह रहा है स्पाईवेयर, अभी इसके अंदर वायरस आया हुआ है तो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। और फिर उसके बाद थर्ड के अंदर ये बोल रहे हैं आई एम इजी, मैक बोल रहा है, और ये कह रहा है आई एम कॉम्प्लिकेटेड, वो कह रहा है सॉरी गाइस अपडेट। आपने ये स्क्रीन बहुत बार देखी होगी अपने विंडोज के ऊपर, जब भी अपडेट आती है कोई, इसके लिए हमको बहुत वेट करना पड़ता है विंडोज के अंदर। अगर मैं कहूँ, हम अगर अपनी लाइव प्रोडक्शन कोई एप्लीकेशन विंडोज के ऊपर होस्ट करते हैं, चलाते हैं, तो अगर विंडोज का सर्वर हमको रिस्टार्ट करना पड़ जाए और गलती से ये चीज आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, डिले टाइम बहुत बढ़ जाएगा लाइव एप्लीकेशन का। इसलिए लाइव के अंदर बहुत कम विंडोज यूज करा जाता है।
ओके। एंड ये कुछ लाइनस के एडवांटेजेस मिलते हैं आपको, जैसे ओपन सोर्स हो गया ये, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। अगर आप विंडोज लेने जाओगे तो आपको इसके लिए 7 to 8 thousand रुपीज पे करने पड़ेंगे विंडोज के लिए। और जो लाइनस क्या है, सिक्योर है, बहुत सिक्योर बोले तो जैसे विंडोज बहुत फेमस है, तो विंडोज के लिए वायरस भी बहुत ज्यादा बनते हैं। आपके सिस्टम में वायरस वगैरह आते होंगे, वो तो आप एंटीवायरस डाल लेते हो, लेकिन वायरस अटैक्स विंडोज के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। लाइनस बहुत सिक्योर माना जाता है। और ये लाइनस कैन रिवाइव ओल्डर कंप्यूटर, इसका ये मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2010 के कोई भी सिस्टम के अंदर आप विंडोज डाल दो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है, जैसे 1 GB रैम है उसकी, और बहुत पुराना प्रोसेसर है, और 200 GB की हार्ड डिस्क है, उसके अंदर विंडोज 10 मुश्किल ही डलेगी। लेकिन लाइनक्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आप कितने भी पुराने कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हो, कितने पुराने सिस्टम के अंदर डाल सकते हो। इसके अंदर कोई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कम कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम यूज कर रहे हो या ज्यादा का यूज कर रहे हो। इसके बाद आता है स्पीड। जैसे विंडोज पूरा का पूरा जीयूआई बेस्ड है, ये इसके अंदर विंडोज को बहुत एडवांटेज मिलता है इस चीज का कि ये जीयूआई बेस्ड है। आजकल तो वैसे लाइनक्स जो सेंटोस है वो भी जीयूआई बेस्ड आ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर 2 वर्जन यूज होते हैं लाइनक्स के। एक डेस्कटॉप होता है जिसके अंदर आपको जीयूआई मिलता है, और एक होता है पूरा सर्वर सर्वर होता है इसका वैरायटी एक और, जिसके अंदर आपको पूरा सीएलआई मिलता है। स्पीड स्पीड इसलिए आती है क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी जीयूआई यूज नहीं कर रहे विंडोज की तरह। जीयूआई क्या होता है, इसके अंदर आपको जीयूआई के अंदर आप तो जीयूआई से मतलब यही कर्सर वगैरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर विंडोज कमांड चलाता है, और यहाँ पे आप लाइनक्स पे डायरेक्ट कमांड चलाते हो, तो इसलिए क्या है, लाइनक्स बहुत फास्ट है विंडोज से, इसलिए ये प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा यूज होता है लाइनक्स। और लाइनक्स के ऊपर कम्युनिटी सपोर्ट अच्छा है, जैसे आप अगर आप कहीं पे भी स्टक हो जाते हो किसी भी चीज में, तो इसका कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ा है। ऐसा विंडोज में नहीं है, कहीं पे भी आप फंस गए तो फिर शायद ही, जैसे मान लो आपने पेड खरीद रखी है, तो मेरे को नहीं लगता कि विंडोज को कभी आपने कुछ कॉल वगैरह करा होगा। और ये लाइनक्स के अंदर प्राइवेसी भी सबसे ज्यादा है, बहुत सिक्योर है, ये वही है, सिक्योर और प्राइवेसी एक ही चीज है। और लास्ट पॉइंट है पैकेज मैनेजर। अगर आपको विंडोज के अंदर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर कहूँ इंस्टॉल करने को कि ये सॉफ्टवेयर कर दो, तो आप पहले गूगल पे जाओगे, उसका कुछ इंस्टॉलर वगैरह डाउनलोड करोगे, और उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करोगे। लेकिन लाइनक्स के अंदर ऐसा नहीं है, लाइनक्स के अंदर आपको सिर्फ एक ही, इसके अंदर पैकेज मैनेजर ऑलरेडी डलाया मिलता है, जो आप सिर्फ आपको नाम लिखना है प्रोग्राम का, जो भी चीज आपको चाहिए वो अपने आप कहीं से भी लाके आपको आपके सिस्टम में डाल के दे देगा। लाइनस का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन है अब तक किसी को इस वाले में, विच ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए सही रहेगा? हेलो? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। इसके बाद आते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के ऊपर कि इसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे ही यहाँ पर मैं एक बस 2 लाइन की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। Environment variable is a dynamic object on a computer which may be used by one or more software program in operating system। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल है हमारा, कुछ भी एनवायरमेंट वेरिएबल रख दिया जो क्या है, डायनामिक है, ये चेंज हो सकता है, ये कोई सिस्टम, हर एक सिस्टम पे चेंज नहीं मिलेगा, ये हर सिस्टम पे हमको सेम जगह पे नहीं मिलेगा। जैसे मान लो हम किसी एप्लीकेशन की बात करते हैं, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन आप जो यूज करते हो, वो बहुत सारी एप्लीकेशन जावा के अंदर बनी हुई होती है। जैसे मैं एक बहुत फेमस एप्लीकेशन का नाम लूं तो वो है जैसे टॉमकैट का वेब सर्वर हो गया, वो पूरा का पूरा जावा लैंग्वेज के अंदर बना है। वो अगर मैं भी डालूं अपने सिस्टम पे, तो वो सबसे पहले जावा ढूंढता है हमारे सिस्टम पे। और अगर मान लो सूरज या कोई भी जो भी कॉल पे अगर वो भी अपने सिस्टम पे डालेंगे, तो वो क्या ढूंढेगा, जावा ढूंढेगा। उसको पता है कि हमारे सिस्टम पे जावा कहाँ से है, वो सब पॉसिबल होता है एनवायरमेंट वेरिएबल्स के उससे। हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी लैंग्वेज डालते हैं तो हम उसका पाथ सेट करते हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं कि जैसे जावा होम हमने सेट करा, उसके अंदर क्या लिखते हैं हम जावा होम में कि कहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर जावा पड़ी हुई है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब भी हम चलाते हैं वो
सीधा क्या दिखेगा आपके सिस्टम के अंदर, एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर जावा होम दिखेगा कि जावा कहाँ पर रखी हुई है और वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली मेरी विंडोज के ऊपर कहाँ पे है एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे ओपन होता है। ये विंडोज के ऊपर कुछ ऐसा दिखता है एनवायरनमेंट वेरिएबल। इसको हम पीसी के अंदर प्रॉपर्टीज में जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर एडवांस एनवायरनमेंट वेरिएबल एक बार मैं शो करके दिखा देता हूँ आपको। प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरे को ये एक पाथ होगा जिसके अंदर हम पाथ सेट करते हैं हर एक प्रोग्राम का। अगर मान लो कोई भी प्रोग्राम हमको कहीं से भी हमको एक्सेस करना है तो हम जैसे ये यहाँ पे जावा है हमारा, मैंने जावा का पाथ दे रखा है। इसका मतलब मैं अपने सिस्टम में कहीं पे भी हूँ, चाहे मैं सी डायरेक्टरी में हूँ चाहे मैं ई डायरेक्टरी में हूँ, मैं कहीं से भी इस जावा को कॉल कर सकता हूँ, इसलिए हम एनवायरनमेंट पाथ दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जैसे अगर मेरा ये एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पर अगर मैं जावा का वर्जन लिखता तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, लेकिन एनवायरनमेंट वेरिएबल है तभी यहाँ पर आ रहा है। एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से, तब देखते हैं कि आता है यहाँ पे या नहीं आता। मैंने हटा दिया है। ओके ओके, ठीक है, ये मैंने किसी और तरीके से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए आ रहा है, वरना अगर मैं एक प्रॉपर तरीके से करता तो यहाँ पर अब ये नहीं आता। एक बार मैं इसको लिनक्स में करके दिखा दूंगा आपको, लाइव करके दिखाऊंगा बिल्कुल, जिससे आपको समझ में आएगा। लाइनस के अंदर कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट होता है, एक बैच प्रोफाइल नाम की हमको फाइल मिलती है, उसके अंदर हमको एनवायरनमेंट वेरिएबल हमको पास करना होता है। तो ये सारी चीजें अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, ताकि आपको पता लग सके। इसके बाद हमारा पार्ट था इंस्टॉलेशन के तरीके, कितने तरीके से हम और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है पैकेज मैनेजर। ये सबसे ज्यादा यूज होता है लाइनस या उबंटू जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो पूरे के पूरे CLI बेस्ड होते हैं। इसके अंदर पैकेज मैनेजर अगर मैं कहूँ तो यम एक पैकेज मैनेजर होता है। क्या करता है वो, लिनक्स के अंदर कोई भी चीज हमको इंस्टॉल करनी होती है वो हमको कहीं से भी इंटरनेट से कहीं से भी ला के दे देता है, वो इंस्टॉल कर देता है। और एक होता है इंस्टॉलर। इंस्टॉलर जैसे आपने विंडोज के अंदर सेटअप फाइल चलाई होगी, एक नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप आगे जाते होगे इंस्टॉल करने के लिए, तो वो इंस्टॉलर होता है। बाइनरीज होती है, बाइनरीज ऐसे फाइल्स होती है जो आप विंडोज पे भी चला सकते हो और लाइन्स पे भी चला सकते हो, उबंटू पे भी चला सकते हो। वो किसी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाइनरीज को, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होता है, एक फाइल्स होती है बहुत सारी, वो कहीं पे भी चल सकती है। एक बार हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसका। जैसे अभी मेरे पास एक लाइनक्स की मशीन है, मैं उसके ऊपर आपको ये इंस्टॉलेशन भी करके दिखा देता हूँ बाइनरी से, और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट करके दिखा दूंगा। इसमें हमारे दो टॉपिक कवर हो जाएंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल और इंस्टॉलेशन बेस। ये हमारे पास लाइनक्स की मशीन है, इसके अंदर एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई जावा का वर्जन है तो नहीं इसके अंदर डला हुआ है। ओके, एक नेक्स्ट मशीन के अंदर जो मेरी नोट 2 है जावा वर्जन, इसके अंदर हमारे पास जावा नहीं है। इसके अंदर हमारे पास दो तरीके होते हैं इंस्टॉल करने के थे, या तो मैं पैकेज मैनेजर यूज कर लूं, जैसे यम यम होता है इसके अंदर, यम को हम बोल रहे हैं यम इंस्टॉल जावा, या तो एक तरीका ये है। इससे क्या होगा, एंटर मारते ही ये यम क्या करेगा, कहीं से भी जावा ला के आपको इंस्टॉल करके देगा। लेकिन मैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन का थर्ड तरीका जो बाइनरीज है वो यूज करूंगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट माना जाता है लाइनस के अंदर अगर हमको कोई भी चीज करनी है तो। ये एक क्या है, ये इंटरनेट पे मैंने एक चीज सर्च करी है जावा, जहां से मैं डाउनलोड करूंगा। मेरे को चाहिए बाइनरीज, बाइनरीज ये है बाइनरीज, इसको मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ।
बाइनरीज के अंदर कुछ नहीं होगा, ये बस कुछ फाइल्स होगी जो हम देखेंगे। मैं ये डाउनलोड पाथ ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और लाइनस के अंदर हमारे पास एक डब्लू गेट नाम होता है। डब्लू गेट मतलब वेब से कोई भी चीज लानी हो हमको तो डब्लू गेट यूज होता है हमारे पास। डब्लू गेट के आगे हमको लिंक देना होता है, भाई हमको कहाँ से चीजें लानी है अपने लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जैसे मैं एंटर मारूंगा, ये क्या हो गया, उसके साथ कनेक्ट हो गया और ये मेरे लिए जावा डाउनलोड, ये जो भी जिप फाइल थी वो डाउनलोड कर रहा है। लेट्स सी, ये डाउनलोड कर रहा है। और अगर मैं इंस्टॉलर की बात करूं तो आपने ये इंस्टॉलर है जो विंडोज के अंदर यूज होता है, तो ये आपने कुछ ऐसे करके देखा होगा, इंस्टॉलर इन विंडोज। इसकी कुछ इमेजेस दिखा देता हूं मैं आपको। ये कुछ ऐसे तरीके के आपने इंस्टॉलर देखे होंगे जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस विंडोज के अंदर डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ये आपके लिए चीजें खुद ही इंस्टॉल कर देगा। ये विंडोज के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है चीजें इंस्टॉलर वाली। एक बार ये डाउनलोड हो जाए। इसके अंदर कोई डाउट है इंस्टॉलेशन वेज में? अब तक जो भी मैंने कवर करा है, एनवायरनमेंट वेरिएबल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स बताया मैंने, और इंस्टॉलेशन वेज हो गए। इसके अंदर कोई डाउट अब तक? हेलो? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो गया। अब हमको देखने के लिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या चीजें पड़ी है हमारे पास, तो हम एलएस करते हैं। एलएस मतलब होता है लिस्ट। लिस्ट कितनी भी चीजें इस डायरेक्टरी, इस फोल्डर के अंदर पड़ी है, वो चीजें आ जाएंगी मेरे पास। ये रहा। ओके, ये पड़ी हमारे पास 4 फाइल है। हम इसको क्या करेंगे, अनटार, यहाँ पर ये क्या है, जैसे ये यहाँ पर जेडीके नाम का एक फोल्डर कह लो या डायरेक्टरी, हम डायरेक्टरी वर्ड यूज करते हैं लाइनस के अंदर, और विंडोज के अंदर हम फोल्डर यूज करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स वगैरह पड़ी होती है। सीडी मतलब होता है चेन डायरेक्टरी। चेन डायरेक्टरी हमको इसके अंदर जाना है, इस वाले डायरेक्टरी के अंदर। तो मैंने चेन डायरेक्टरी कर दिया। इसके अंदर मैं लिस्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास कितनी चीजें पड़ी हुई है। अब इसके अंदर बिन के अंदर मैं जाऊंगा। बिन के अंदर हमारा पड़ा हुआ है जावा। ये रहा जावा। जावा हमारे पास आ चुकी है। एक अभी तक मैंने कोई भी एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं करा है। इसका मतलब अगर मेरे को यहाँ पर जावा चाहिए तो मेरे को इसी फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा। जो फोल्डर है मेरा जेडीके नाम का फोल्डर है, उसके अंदर बिन है। तो मेरे को उधर आके फिर मेरे को कमांड चलानी होगी जावा की। अब यहाँ से जावा का वर्जन चेक करेंगे। आगे जावा का वर्जन 14 वर्जन डला हुआ है। अगर मैं कहीं बाहर निकल जाता हूँ, अगर मैं किसी और डायरेक्टरी में चला जाऊं, जैसे अभी हमारे पास है, कहीं पे भी मैं बाहर चला जाता हूँ, दो डॉट माने हम बाहर जा रहे हैं। हाँ, अब मैं बाहर आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ से देखूं जावा का वर्जन, तो वो आएगा नहीं। जावा का कमांड नॉट फाउंड। इसका मतलब हमारे पास तो जावा पड़ी भी है इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो आया नहीं। वो इसलिए इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं करा। एनवायरनमेंट वेरिएबल जैसे हम सेट करेंगे तो हम कहीं से भी जावा को एक्सेस कर सकते हैं। एक बार मैं आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फाइल है लिस्ट कर दिया मैंने। ऑल सारी की सारी फाइल्स को मैंने लिस्ट करा है। यहाँ पर हमारे पास बैश प्रोफाइल नाम की फाइल होती है। ये जो मैंने इसके अंदर भी बताया है प्रेजेंटेशन के अंदर कि ये देखो एनवायरनमेंट की फाइल है, बैश प्रोफाइल नाम की फाइल होगी। उसको हम क्या करेंगे, विम का मतलब होता है उस फाइल को ओपन करना ताकि हम उसके अंदर एडिट कर सकें। एक बार मैं इसको एडिट करता हूँ इस फाइल को। और हमारे पास जावा कहाँ पर पड़ी है, ये जावा पड़ी है हमारे पास रूट के अंदर। जेडीके नाम का फोल्डर है, इसके अंदर बिन नाम का फोल्डर है, इसमें हमारे पास जावा पड़ी है, ये जावा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट, विम डॉट, ये पूरा नाम दे रहा हूं मैं इस फाइल का, बैश प्रोफाइल। हम इसके अंदर गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जावा का एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करेंगे, जैसे जावा होम होगा।
अब यहाँ पर हम क्या देंगे, कहाँ पर हमारे पास जावा है, जावा थी हमारे पास, एक बार मैं बाहर आ रहा हूँ, ये वाला मैं पाथ कॉपी कर लिया। यहाँ पर हमारे पास जावा है, जावा का होम मतलब सिर्फ होम तक का पाथ देना है। यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर आपको जावा मिल जाएगी, मैंने पाथ दे दिया यहाँ पर। और इस पाथ के अंदर एक और चीज सेट करनी होगी हमको, ये जावा होम के अंदर बिन वाले फोल्डर के अंदर जावा है, ठीक है। बस हम ये दो चीजें ऐड करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, सोर्स माने SOURC, सोर्स माने अपडेट कर दो अपने आप को, अपनी एनवायरमेंट वेरिएबल्स को, ताकि हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकें। अब मैं यहाँ पर सबसे बाहर हूँ, मैं कोई उस फोल्डर में नहीं हूँ। अब यहाँ से देखते हैं कि जावा को एक्सेस करने का, एक मिनट, रवि डॉलर नहीं लगा शायद उसके जावा होम के आगे, बैश फाइल में नीचे पाथ में। जावा होम बिन, ओके, इसके अंदर शायद से यहाँ पर स्लैश आएगा, सोर्स डॉट बैश प्रोफाइल। हाँ, एक बार देखता हूँ मैं, जावा वर्जन, एक मिनट, डॉलर जावा होम नहीं आएगा उसके अंदर जाने। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, मेरे को, मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया है जावा का, तो मेरे को यहाँ पर डॉलर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी के साथ देखो डॉलर लगा हुआ है। तो अगर मैं ये चीज कॉल करवा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं फिर एक डॉलर लगाना होगा। अब देखता हूँ मैं एक बार, जावा देखो, अब कहीं से भी हम किसी भी फोल्डर में चले जाएं, अब हम कहीं से भी जावा को चला सकते हैं हम। जैसे मैं कोई भी एक टेम्परेरी नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर TMP, उसके अंदर जाता हूँ और फिर मैं जावा को कॉल करता हूँ, वहां पे भी ये चल रही है। ये सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हमने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिया है। इसका मतलब हम कहीं पे भी हो, जावा हमारी एक्सेसिबल है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, ये एक लाइव हमने करके दिखा दिया। इसके बाद है, आपने विंडोज के अंदर ये चीजें हमेशा GUI से करी होगी, चेंज फोल्डर, चेंज ड्राइव, लिस्ट फाइल्स और ओपन फाइल, ये सब कुछ हम उससे भी कर सकते हैं, CMD से भी, CLI से भी कर सकते हैं। अगर मैं विंडो के CLI की बात करूं तो आप सर्च करना रन, अब टाइम कितना है, हाँ ठीक है, रन के अंदर CMD लिखना है सिर्फ हमको। ये हमारे पास क्या ओपन हो गया, इसका CLI ओपन हो गया विंडोज का। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर DIR यूज होता है, लिस्ट ऑफ फोल्डर्स, जो भी इसके अंदर फोल्डर्स है हमारे पास, ये इतने सारे हमारे पास फोल्डर्स हैं। जैसे हम किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है तो इसके अंदर क्या होगा, ड्राइव चेंज फोल्डर के अंदर यहाँ पे भी CD काम करता है, जैसे CD चेंज ड्राइव, चेंज डायरेक्टरी हम जाएंगे म्यूजिक के नाम में, म्यूजिक, हम देखो म्यूजिक में पहुंच गए। और ऐसे ही हम किसी और, जैसे अभी तो मैं C में हूँ, तो अगर मेरे को E में जाना है, किसी और ड्राइव में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, ड्राइव नेम लिखूंगा और कोलन लगाऊंगा, ड्राइव नेम कोलन। अब मैं देखो E में आ गया हूँ। ऐसे करके अगर मेरे को कोई भी फाइल ओपन करनी है तो मैं उसका पाथ के साथ साथ उस फाइल का नाम दे दूंगा। और इसका CMD आपको ओपन करने का एक इजी तरीका बताता हूँ, बहुत इजी तरीका, जो यहाँ पर हम किसी भी डायरेक्टरी में चले गए, किसी भी फोल्डर में चले गए, यहाँ पर ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ CMD लिखना है और यहाँ पर ओपन होके आ गया इसी जगह पे, E के अंदर टी में, यहीं पे हूँ मैं। अगर मैं कोई भी फाइल ओपन करनी है तो सिर्फ मेरे को यहाँ पर क्या करना है, फाइल का नाम देना है। यहाँ पर सर्वर, ये डेटर्स नाम की फाइल दिखते हैं, एक मिनट, ये पूरा फाइल के साथ साथ हमको एक्सटेंशन भी नहीं देनी है, इसका TXT टाइप है तो मैं वो पूरा दूंगा एक्सटेंशन समेत। तो ये ओपन होगी ये फाइल। तो ऐसे करके हम फाइल्स को ओपन कर सकते हैं CMD में, लेकिन विंडोज के अंदर इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती।
और अगर मैं लाइनस की बात करूं तो लाइनस के अंदर अगर मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमको किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है तो हम सीडी यूज करते हैं, एलएस यूज करते हैं बताने के लिए कि हमारे पास लिस्ट मंगवाने के लिए कि कितने फोल्डर्स या फाइल्स अवेलेबल है इसके अंदर। और इसके अंदर जाने के लिए हम सीडी यूज करते हैं, जेडीके। हाँ, पूरा नाम लिख दिया, हम अंदर आ गए इसके। अब देखा हमने, ये ऐसे कुछ बेसिक कमांड होती है लाइनक्स के अंदर। गिनती की सिर्फ 30-40 कमांड है जो मतलब बहुत फेमस है, उसी से आप पूरा पूरा लाइनक्स चलाना सीख सकते हो। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइव दिखाया मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह सेट करके, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? हेलो हेलो नहीं रिमूव। यस हेलो, यार पावर और सीएमडी के बीच में डिफरेंस हाँ रवि ये बताता हूँ। मेरी आवाज तो आ रही है ना? आ रही हेलो है रवि, जगदीश, आ रही है। ओके ओके। ये हो गया। एयर विंडोज के अंदर हमारे पास जैसे हम CLI से ही हम कॉपी भी कर सकते हैं फाइल्स। आप जैसे GUI के थ्रू शॉर्टकट से करते होगे, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, इनसे कॉपी और मूव, डिलीट फोल्डर, ये सब कुछ हम इससे कर सकते हैं CLI के थ्रू। ये एक बार मैं सारा कुछ करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 फोल्डर बना देता हूँ मैं। फोल्डर 1, फोल्डर 2, एक बार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, CMD ओपन कर लेता हूँ। कॉपी फाइल करनी है तो कुछ नहीं करना, हमको सिंपल कॉपी लिखना है। और जैसे हम इसी लोकेशन पे है, इसी लोकेशन में हमको डेटर्स नाम की फाइल मिल गई। और इसके बाद हमको ये कॉपी करवाना है कहाँ पर, फोल्डर 2 के अंदर कॉपी करवाना है। तो हम यहाँ का पाथ देंगे इसको। ये क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन, ये 2 पाथ देने होते हैं। सोर्स हमने दे दिया कि कहाँ से उठाना है आपको, और डेस्टिनेशन हमने दे दिया है कि कहाँ पर आपको पेस्ट करना है। ये चीज 1 फाइल कॉपी यहाँ पर आ गई है। अगर हम इसी फाइल को अगर हम मूव करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए फाइल को हमारे पास ऑप्शन होता है ये DEL फाइल का नाम। ये फोल्डर 1 में से डिलीट हो गई है क्योंकि ये फोल्डर 1 ओपन था। तो यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से मैं बाहर चला जाता हूँ। चेंज डायरेक्टरी फोल्डर 2 में मैं आ गया हूँ। DIR, यहाँ पर ये फाइल है हमारे पास गेटर्स नाम की। इसको मैं अगर मेरे को मूव करना है तो सिंपल हमको क्या लिखना है, मूव करके फाइल का नेम लिखना है और वो मेरे को कहाँ पर मूव करना है। इसको मैं फोल्डर 1 के अंदर मूव कर रहा हूँ, तो ये फोल्डर 2 में से अभी देखना ये वहाँ चली जाएगी। 1 फाइल मूव्ड फोल्डर 1 के अंदर। ये बहुत इजी कमांड्स है। डिलीट, अगर मेरे को कोई भी फोल्डर अगर मेरे को डिलीट करना है तो जैसे मैं एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ, फोल्डर 2 से बाहर। ये मैं टीम नाम के फोल्डर में आ गया हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास कितनी चीजें पड़ी है। फोल्डर 2 को हम डिलीट कर देते हैं। RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी। S और Q ये कुछ पैरामीटर्स लगते हैं जो डिलीट करने में काम आएंगे। फोल्डर का नाम क्या है हमारे पास, फोल्डर 2। यहाँ पर अब हम देखते हैं फोल्डर 2 कहाँ गया। फोल्डर 2 है नहीं हमारा, डिलीट हो गया, ठीक है। ये कमांड्स ऐसे हम CLI को इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। इस ऐसे ही हम लाइनक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे CP कमांड, यहाँ पर कॉपी कमांड थी, यहाँ पर CP कमांड है। मूव फाइल करने के लिए MV है। ऐसे करने के लिए ये कुछ सिंटेक्स है, ये आप देख लो। और इसको मैं अभी लाइव नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम है, बस कुछ ही चीजें चेंज हो रही है, सिंटेक्स चेंज है बस।
अच्छा, इसके बाद क्या है, हम किसी भी फोल्डर को बनाते हैं तो हम उसको कुछ प्रिविलेजेस देते हैं। जैसे अभी अभी तो हमारा खुद का पर्सनल सिस्टम होता है, तो हमारे पास एक ही यूजर होता है उस सिस्टम के ऊपर, और आपको खुद होता है एडमिनिस्ट्रेटर नाम से। अगर मान लो एक ही सिस्टम के अंदर डिफरेंट यूजर्स होए, तो हम उसको कैसे परमिशन देते हैं कि वो फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। विंडोज के अंदर तो क्या होगा, आप किसी भी फोल्डर पे जाके ये देखो मैं दिखाता हूँ, ई में गया मैं, जैसे स्पार्क नाम का फोल्डर है, अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाऊं और सिक्योरिटी में जाऊं, तो यहाँ पर इन जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है उसको तो क्या है, फुल कंट्रोल है, सारे के सारे राइट्स है। और ये जो यूजर है यहाँ पर जो माई पीसी के नाम से है, उसको फुल कंट्रोल नहीं है, उसको सिर्फ यही 3 कंट्रोल है हमारे पास जो इस यूजर को है। अगर हमको इनको और यूजर्स को ऐड करना होता है इस फोल्डर के अंदर, तो हम एडवांस के अंदर जाके ऐड करेंगे, और ये सेलेक्ट प्रिंसिपल, हाँ, हम यहाँ पर अगर जितने भी यूजर होते हैं वो सारे यहाँ पर आएंगे, इसके अंडर आ जाते हैं जितने भी यूजर होते हैं। फिर उसका हम नाम चेक करके ओके करके उसको हम परमिशन दे देते हैं कि ये वाले यूजर को फुल एक्सेस देनी है या नहीं देनी। यहाँ से होता है ये चीज। और एक और चीज, अगर देखो मैं इस एक फोल्डर था यहाँ पर, जैसे हमारे पास जावा का फोल्डर था, अगर मैं देखूं तो इसको किस किस यूजर को इसकी परमिशन है। एलएस से तो क्या होगा, सिर्फ ये लिस्ट होगा, लेकिन मेरे को सभी चीजें देखनी है, तो हम ऑल ALI का इसके साथ पैरामीटर पास करेंगे देखने के लिए। इसको सिर्फ एक रूट यूजर है जिसको परमिशन होगी, रूट मतलब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जैसा हो गया। ये इसको RWX ये होती है इसकी परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। लेकिन और कोई यूजर होगा उसको रीड की परमिशन होगी, उसको राइट की परमिशन नहीं है। अगर हम कोई यूजर बना के अगर हम उसको परमिशन देना चाहते हैं लाइनस के अंदर, तो वो हम कैसे देंगे, चेंज ओनरशिप। ओनरशिप अभी तक उसका ओनर कौन है, रूट है, तो हम उसका ओनर चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये कमांड होगी, यहाँ पर हम यूजर नेम लिख देंगे, कोई भी नया यूजर, जैसे मतलब मैं रवि हूँ तो मैं अपना नाम लिख दूंगा, और मेरा ही ग्रुप, यहाँ पर हम फाइल का नेम दे देंगे। अभी तक उसके अंदर कोई रवि नाम का यूजर है या नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। SU स्विच यूजर, यहाँ पर मेरे को नाम लिखना पड़ेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मेरे को कोई भी यूजर यहाँ पर क्रिएट करना है तो सिर्फ हमको ये कमांड लिखनी है, यूजर एड रवि, US, एक मिनट, ठीक है, ऐड हो गया। पासवर्ड अगर हमको सेट करना होता है तो हम ऐसे करके PASSWD और यूजर का नाम देंगे। पासवर्ड मांग रहा है तो मैंने कुछ भी पासवर्ड सेट कर दूंगा इस यूजर के लिए। और अब मैं क्या करूंगा, ये जो फोल्डर है हमारे पास लिस्ट के अंदर, अब हम इसका क्या करेंगे, इसकी परमिशन चेंज कर देंगे। जैसे फोल्डर का नाम है JDK, एक मिनट मैं एक फाइल ही बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं अगर कोई भी हमको यहाँ पर फाइल बनाते हैं तो हम सिर्फ टच कमांड से बना सकते हैं, टच abc.txt। यहाँ पर अब हम देखेंगे हमारी फाइल बन चुकी है, यानी ABC नाम की फाइल बन गई है, जिसका यूजर कौन है, रूट यूजर है, और ये परमिशन है उनके पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका ओनर चेंज कर रहा हूँ। ये कमांड है, इस फाइल का नाम दे दूंगा ABC, ठीक है। अब एक बार मैं सेम कमांड LSI मार के देखता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो गया, ABC का यूजर हो गया रवि, रवि अब इस फाइल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये कुछ कमांड होती है चेंज ओनरशिप करने की लाइनस के अंदर, जो बहुत यूजफुल होगी। और इसके बाद आता है अब शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग होती क्या है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 2 चीजों से बनके बना है, कर्नल और शेल। जगदीश, हेलो, एक जगदीश हमारे बीच में है, तो जगदीश, हाँ रवि, इसकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं ही बता देता हूँ कि शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है।
शेल स्क्रिप्टिंग क्या होता है, कर्नल क्या होता है, कर्नल ये डायग्राम देखो, हार्डवेयर है यहाँ पर और यहाँ पर कर्नल है और ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा और शेल है, फिर टर्मिनल है, फिर यूजर है। यूजर क्या करता है लाइनक्स के अंदर, टर्मिनल के ऊपर या शेल के ऊपर अपनी कमांड्स लिखता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को एग्जीक्यूट कर्नल के पास भेजता है, कर्नल उसको एग्जीक्यूट करता है और हार्डवेयर क्या करता है, परफॉर्म करता है आपकी कमांड्स को। शेल स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं, ये कुछ इनपुट्स है जो यूजर देता है कमांड्स की फॉर्म में और उसको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है कर्नल के थ्रू। शेल स्क्रिप्टिंग अगर मैं कहूँ तो शेल तो सिर्फ एक जगह होगी जहां पर हमारी ये सारी की सारी कमांड्स एग्जीक्यूट होती है। शेल स्क्रिप्टिंग क्या होगा, यहाँ पर सीरीज ऑफ कमांड्स, हम बहुत सारी कमांड्स एक साथ दे देंगे ताकि हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए। और जैसे विंडोज के अंदर क्या हो गया, जैसे कोई exe फाइल होती है उसके अंदर आप 2 बार क्लिक करते हो वो चल जाती है फाइल, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर स्क्रिप्टिंग होती है, ऑलरेडी शेल स्क्रिप्टिंग होती है उसके अंदर कि अगर आप उस फाइल पे क्लिक करते हो कि बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या चीजें उसको रन करनी होती है, वो सारी चीज लिखी हुई होती है इसके अंदर। शेल स्क्रिप्टिंग यहाँ पर देखो, शेल स्क्रिप्ट के अंदर ये बिन एसएच से चालू होती है ये फाइल, और एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये शेल स्क्रिप्टिंग कैसे होती है। एग्जांपल ये रहा, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम एसएच नाम की फाइल क्रिएट करेंगे और उसको चलाएंगे, इस बैश से चला देंगे हम उसको। मैं एक बिल्कुल नए डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये 3 फोल्डर है हमारे पास, AWS, बैकअप नोड 1 और RH1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ, टच नाम से हम बना सकते हैं फाइल, टच शेल स्क्रिप्ट डॉट sh इसकी एक्सटेंशन होती है। हमारी ये फाइल बन गई है मेरी। अब हम इसके अंदर जाने के लिए विम क्या आता है, विम एडिटर होता है। जैसे आप विंडोज के अंदर नोटपैड यूज करते हो, ऐसे ही यहाँ पर विम एडिटर होता है जो आपको इसके अंदर राइट करने की परमिशन देता है। अब यहाँ पर हम ये चीज लिख देते हैं। अब ये क्या कर रहा है, मेक डायरेक्टरी न्यू, एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर दो हमारे लिए, और टच उसके अंदर क्या करो आप एबीसी टेक्स्ट नाम की फाइल क्रिएट कर दो और उस फाइल को कॉपी कर दो जहां कहीं भी हम है वहां पर। और मैंने जैसे बताया था बैश को चालू करने से पहले हम ये चीज लिखते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है, इससे पता लगता है कि ये जो भी फाइल है ये बैश की कमांड्स है इसके अंदर सारी के सारी, जो एक एक करके हमको एग्जीक्यूट करने हैं। एक मिनट, मैंने ये सेव कर दिया फाइल। एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, बैश शेल स्क्रिप्ट डॉट sh। हाँ, अभी देखो मैंने एग्जीक्यूट कर दी। जैसे ही यहाँ पर क्या हो गया, इसके अंदर लिखा हुआ था शेल स्क्रिप्ट के अंदर कि एक न्यू फोल्डर बनाना है और उसके अंदर एक फाइल बनानी है एबीसी टेक्स्ट नाम की, जिसको कॉपी करवा दो जहां पर अभी ये शेल की स्क्रिप्ट है वहीं पर उस फाइल को कॉपी करवा दो। ये एक न्यू नाम का फोल्डर बन गया और उसके अंदर क्या है, देखो ये चेन डायरेक्टरी न्यू के अंदर हमारी एबीसी नाम की फाइल है, और जो इसने क्या कर दिया, कॉपी भी करवा दी यहाँ पर बाहर ही ओपीटी नाम के फोल्डर के अंदर कॉपी भी करवा दी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, शेल के अंदर बहुत कुछ भी स्क्रिप्ट वगैरह जो भी कमांड्स हमको एग्जीक्यूट करवानी होती है वो हम देते हैं शेल के अंदर। और एक दूसरा एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं शेल के अंदर, इसकी अलग से ही शेल स्क्रिप्टिंग होती है, shell2.sh। अब इसके अंदर क्या है, हम एको करवा रहे हैं टर्मिनल पे कि कितने साल के हो आप, उनसे एज पूछ रहे हैं, और उसके अंदर इफ कंडीशन लगा दी कि अगर वो 20 से ग्रेटर है तभी वो ड्रिंक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसको भी मैं ऐसे ही चला सकता हूँ बैच से, हाउ ओल्ड आर यू, जैसे मैं 22 लिख देता हूँ, यू कैन ड्रिंक 15, यू आर टू यंग टू ड्रिंक। ऐसे करके हम इसके अंदर कुछ इसकी स्क्रिप्टिंग मतलब प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं हम इसके थ्रू, जिसमें आपको कोई भी टूल वगैरह, जैसे मान लो आप जावा के अंदर प्रोग्रामिंग करते हो तो उसके अंदर आपको जावा लैंग्वेज होनी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये लाइनस के अंदर वो खुद ही हैंडल कर लेगा इस चीज को। इसके अंदर शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर किसी को डाउट है अब तक? हेलो, क्या कोई बोलेगा?
हेलो सूरज, नहीं, डाउट नहीं है। निखिल, हाँ निखिल बोलो, आवाज आ रही है। डाउट तो नहीं है, बट इसकी लिनक्स हो गया या फिर विंडोज हो गया, इसकी हम्म जो कमांड वगैरह है, अब ये मीन्स की प्रॉपरली हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी लिनक्स यूज करने के लिए, हमें यूज टू होना पड़ेगा लिनक्स के लिए। अगर आपका देखो, मैं ये बताता हूँ, अगर दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी जैसे मैंने कंपेयर करा था यहाँ पर, जो भी हमारे जीयूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एक गेमिंग की बात करूँ वो पूरी जीयूआई बेस्ड होती है, और अगर मैं जैसे क्लिक टैब्लू वगैरह सॉफ्टवेयर की बात करूँ वो पूरे पूरे जीयूआई बेस्ड है, वो कोई भी टर्मिनल से नहीं चल रहे। तो इन केसेस में आपको सिर्फ विंडोज ही यूज करनी पड़ेगी, आपका कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है, जब भी हम कोई भी कोड वगैरह बनाते हैं तो वो वेब सर्वर्स के ऊपर चलता है हमारा कोड, और वेब सर्वर विंडोज बेस्ड नहीं, बहुत कम आपको विंडोज बेस्ड वेब सर्वर्स मिलेंगे, नहीं तो आपको लिनक्स बेस्ड मिलेंगे। और अगर आप फुल स्टैक डेवलपर, मतलब यही होता है कि आपको एंड टू एंड सारी की सारी चीजें आनी चाहिए, आपको लिनक्स भी आनी चाहिए, ताकि आप क्या करो, अपने प्रोग्राम को वेब सर्वर के ऊपर चला सको, और वहां पर आपको चलाने के लिए लिनक्स के थोड़ी बहुत कमांड्स पता होनी चाहिए, तभी आप चला पाओगे। लेकिन बट अभी आप, तक जितने भी प्रोजेक्ट्स में से बने हैं ना, हमने सारा कुछ मीन्स की उसमें सर्वर विंडोज सर्वर ही यूज किया है, और उसी में आपने ही आपने वर्क कर इसलिए रहे यूज थे। करा है ना, क्योंकि आपका डॉट नेट का काम है, तो डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट की है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट अपनी सारी चीजें खुद की ही प्रोवाइड करवाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपना विंडोज खुद का माइक्रोसॉफ्ट का है, डॉट नेट पूरा फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये इसलिए वेब सर्वर भी अपना माइक्रोसॉफ्ट ही प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर, इसलिए आप सारे सारे एनवायरनमेंट एक जैसे यूज कर रहे हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर, अगर मैं, जो आजकल सबसे ज्यादा वेब एप्लीकेशंस बनती है वो आई थिंक जावा के अंदर बनती है अभी भी, और वो हमेशा टॉमकैट सर्वर जैसे अपाचे वेब सर्वर हो गया उसके ऊपर चलती है, और वो लाइनक्स पे बेस्ड होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि उनको अटैक्स का खतरा बहुत होता है। ये बहुत सारे इसके रीजन है कि वो लाइनक्स चूज कर रही जाती है। ओके। निखिल, एक बात बोलूं आप, अ, आपने मतलब कभी कभी विजुअल स्टूडियो है यूज किया होगा ना? क्या चीज? कभी देखा होगा आपने कि जब आप ओपन करते हो तो वो बहुत स्लो ओपन होता है विजुअल स्टूडियो कोड जो होता है, या आप विजुअल स्टूडियो यूज करते होंगे डॉट नेट के कोड के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो लाइनक्स का मैं बताऊं, एक जो आपका होता है ना परफॉर्मेंस, हम्म। वो बहुत फास्ट है विंडोज से। और मैक्सिमम जो डेवलपर्स है ना, जो अच्छे अच्छे डेवलपर्स है और अच्छी अच्छी कंपनीज है, वो लाइनक्स ही यूज करती है। हाँ, अब हमारे सीओई टीम के अंदर जो भी डेटा इंजीनियर्स है उनके लैपटॉप में विंडोज ही नहीं डलवा रखे हैं हमने, उनको देते ही हम लाइनक्स है डलवा के, कि वो पूरे पूरे मतलब लाइनक्स पे ही काम करे, डेटा इंजीनियर्स सारे। मीन्स लिनक्स को भी यूज टू करना पड़ेगा जैसे हमने विंडोज को किया होगा। ये क्योंकि ये सेशन फुल स्टैक डेवलपर्स का है ना, अगर फुल स्टैक की बात आ जाती है तो लाइनक्स मस्ट है कि आनी ही चाहिए आपको। देखो, लिनक्स की जो बेसिक आगे कमांड सिर्फ बड़ी डेवलपमेंट रहती है, होगा ना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी, ये जो आपने बताया बैश एंड ऑल, हाँ ये तो न्यू है हमारे लिए ना, ये हाँ, प्रॉपर वो हमें करना पड़ेगा। बाकी बिल्कुल, नॉर्मली कमांड जो होती है एलएस हो गया, आरएम हो गया, कुछ भी, हाँ ये तो यही लिनक्स मैं की कह रहा हूँ। नॉर्मल कमांड्स है। कुछ गिनती की सिर्फ 30-40 कमांड्स है जो आपको, वो आप यूज टू हो जाओगे जब इसके ऊपर आओगे लाइनक्स के ऊपर, इसलिए। और बैश कम, ये जो स्क्रिप्टिंग कमांड बता रहा हूँ ये जनरली किस लिए यूज होती है, जैसे मान लो आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो इसके अंदर, जैसे मैं जावा चला रहा था अभी, तो वो जावा एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, जो जावा नाम, जावा मैंने दिखाया था आपको, ये देखो जेडीके, इसके अंदर बिन नाम में था हमारे पास जावा। ये क्या है, ये सारी की सारी एसएच नाम की फाइल्स होती है जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये कंपनीज क्या करती है, आपको ये शेल, मतलब शेल फाइल्स देती है आपको, ताकि आप सिर्फ क्या करो, डालो और यूज करो, इसके अंदर कोई आपको डिपेंडेंसी की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आती है शेल स्क्रिप्टिंग यूज में, और हम खुद भी इसके अंदर शेल स्क्रिप्टिंग यूज कर सकते हैं अपने उसके अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर। वो कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे मैं मैं बताता कह रहा हूँ। हूँ, कोई भी प्रोग्राम अगर हमको रन करना है, आपका प्रोजेक्ट आपको है, जैसे, आपका कोई प्रोजेक्ट अगर है, बोलो। तो
उसकी सिर्फ एक पर्टिकुलर मेन फाइल आपको रन करनी है जावा की। तो आप क्या करोगे, यूजर को एक सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर एक फाइल दे दोगे, आप sh नाम की फाइल दे दोगे, और उस फाइल के अंदर आप चीजें लिख दोगे कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने हैं अपने आप, जो भी कमांड्स आप लिखोगे उसके अंदर, और लास्ट में आप लिख दोगे मेन कमांड, मेन डॉट जावा जो भी फाइल है प्रोग्राम की, वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो यूजर को कोई मतलब नहीं है आपके प्रोजेक्ट से कि अंदर क्या पड़ा है, वो सिर्फ जाके क्या करेगा, उस शेल कमांड जो भी आपने लिखी होगी, शेल फाइल बनाई होगी, सिर्फ वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके पास आ जाएगा कि आपका ये चल चुका है जो भी प्रोजेक्ट था। ऐसे हम यूज कर सकते हैं शेल को, शेल स्क्रिप्टिंग को। एक एक अपन शेड्यूलिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। हाँ, शेड्यूलिंग। जैसे आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तब ऑटोमेटिक शेल स्क्रिप्ट चलेगी, आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिक चलेगा। आपको कोई प्रोग्राम को 24 आवर्स के बाद चलाना है तो वहां पे स्क्रिप्टिंग का काम आता है। जैसे अगर मैं बात करूं लाइनस के अंदर, हम क्या करते हैं रात को इसका कैशे मेमोरी क्लियर करते हैं हम लाइनस की। तो क्या होगा, हम एक शेल स्क्रिप्ट लिख दी जिसके अंदर हम ये कमांड लिख दी कि जिससे क्या हो, इसकी बफर मेमोरी क्लियर हो जाए इसकी। तो वो शेल के अंदर हम लिख के, आगे मैं क्रोन जॉब्स बताऊंगा उसके अंदर हम पास कर सकते हैं। तो क्या होगा, हर रात को 12 बजे या जो भी टाइम आप स्पेसिफाई करोगे, तो वो शेल की जो फाइल होगी उसको वो कॉल करेगा, और वो फाइल जैसी चलेगी आपका मतलब बफर क्लियर हो जाएगा। ऐसे करके कुछ कमांड्स हम, सेट ऑफ कमांड्स हम उसके अंदर स्पेसिफाई कर जैसे हम सकते हैं। TMT में मिसी, जैसे हम अपनी कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं हाँ। और विंडोज में कह रहा हूँ, तो उसमें हम हम्म। विंडोज क्या बोलते हैं, विंडोज शेड्यूलर जो होता है उसके थ्रू हम रन करते हैं मिसी से, हाँ कब हाँ हमने फाइल को हिट करना है, 12 बजे करना है या फिर 11 बजे हाँ। करना है। तो वैसे ही हम इसमें स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं, अगर उस चीज को हमें एप्लीकेशन को रन करना है या फिर प्रोग्राम को रन करना है तो। स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्टिंग अलग चीज है। और जैसे आप शेड्यूलर बता रहे हो, यहाँ पर शेड्यूलर, अगर मैं विंडोज का शेड्यूलर की बात करूँ, विंडोज शेड्यूलर इज इक्वल टू क्रोन जॉब्स। लाइनस के अंदर क्रोन जॉब्स होती है जो क्या करती है, आपकी कमांड्स, अगर आप उसके अंदर कमांड्स डाल रहे हो या कोई फाइल दे रहे हो, तो वो इसको एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट करवाएगी। लेकिन जैसे आप विंडोज के अंदर डॉट डेट फाइल बनाते हो। जगदीश तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो। निखिल, जैसे आप विंडोज के अंदर बेट फाइल बनाते हो बैट ना। फाइल, बैट। बैट फाइल। हाँ हाँ, वैसे ही इसके अंदर ये सेल फाइल बनती है, एसएच स्क्रिप्ट फाइल। फाइल। हाँ, बैट फाइल भी विंडोज के अंदर वही होती है जिसके अंदर स्क्रिप्टिंग लिखी जाती है विंडोज की। और वो क्या करते हैं, यूजर सिर्फ उसको डबल क्लिक करेगा और वो पूरी की पूरी जितनी भी कमांड्स होगी उसके अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है। Ravi, do we have any assignment for this? Ma'am, I'll share assignment after this session. Okay, please share it, and everybody has to complete before the next session. I will share a drive with them and they can upload their assignment. Plus, what we want is कि अभी मैं एक feedback form share करूंगी सबके साथ. Everybody has to share their feedback. I have to drop the call. Thank you guys. I have another call. Okay. ओके हेलो। ये मैं कुछ 15-20 मिनट और लगेंगे, फिर मैं पैकअप कर रहा हूँ। ये बिल्कुल लास्ट की चीजें हैं। हाँ, क्रोन टैब मैंने बताया था आपको कि क्रोन टैब क्या होता है। लाइनक्स के अंदर शेड्यूलर होता है जो क्या करेगा, आपके जो कमांड्स जो आप लिखोगे इसके अंदर वो शेड्यूल कर देगा कि कितने बजे चलानी है। ये सिर्फ 5 स्टार से डिफाइन होता है क्रोन टैब। यहाँ पर पहले स्टार का मतलब है कितने मिनट पे, दूसरे का मतलब है कितने आवर पे, तीसरे का मतलब है डे ऑफ मंथ, जैसे 1 तारीख को चलाना है हमको, और 4th स्टार का मतलब है मंथ, कौन से मंथ में चलाना है, और ये डेज ऑफ वीक 5th स्टार बताता है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी कोई भी शेल फाइल होती है उसका आप पाथ दे सकते हो, या यहाँ पर आप कोई भी कमांड भी पास कर सकते हो। इसकी यहाँ पर 5 स्टार लगाने के बाद कोई भी फाइल पास कर सकते हो या कोई भी कमांड लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा, जितना भी आपने यहाँ पर इसके अंदर स्पेसिफाई करा होगा और उसके ऊपर ये अपने आप इसको एग्जीक्यूट कर देगा।
और इसके बाद आता है हमारे पास आर सिंक। आर सिंक क्या करता है, हमको फाइल ट्रांसफर करता है लोकल से रिमोट डेस्टिनेशन के बीच में। कोई भी रिमोट डेस्टिनेशन माने दूसरा सर्वर, एक सर्वर से दूसरे सर्वर के ऊपर। ये बेसिकली इसलिए यूज करा जाता है ताकि हम किसी भी फाइल्स का बैकअप ले सके, मिररिंग कर सके, बिल्कुल कॉपी कर सके किसी भी चीज को, और माइग्रेट कर सके चीजों को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, जो लाइनक्स के होते हैं। इसके अंदर वैसे तो हम कॉपी कमांड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉपी कमांड क्या करती है, वो सीधा क्या करेगी, एक नई फाइल अगर आप वहां पर कॉपी करवा रहे हो तो वो तो कर देगी आराम से। लेकिन अगर आप उसी डायरेक्टरी में, उसी डेस्टिनेशन पे अगर आप दोबारा कोई अपडेटेड फाइल को चेंज कर कॉपी करवाते हो, तो वो क्या करेगी, उस जो फाइल डेस्टिनेशन पर होगी उसको रिमूव करके अपनी न्यू वाली फाइल रख देगी वहां पर। वो कभी भी सिंक नहीं करती, मतलब जो भी चीजें उसके अंदर मिसिंग है और अपडेट करना है उसका, वो अपडेट नहीं करेगी, वो सीधा रिमूव करके ओल्ड फाइल को न्यू फाइल रखेगी। ये फर्क था, इसलिए आरसिंक आया हमारा। हाँ, मैं एक बार आपको ये आरसिंक बता देता हूँ, ये कैसे यूज में होता है। ये कमांड है आरसिंक की। आरसिंक ये पैरामीटर लगता है एवी। डिलीट का मतलब है अगर कुछ भी वहां पर उसके अलावा पड़ा है, रिसोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। ये जो सिक्योर डायरेक्टरी, ये क्या है, ये सोर्स है, कहाँ से हमको क्या चीज लेके जानी है, ये डेस्टिनेशन है हमारा। अभी मैं सेम सर्वर के ऊपर ही करके दिखाऊंगा आपको। डिलीट का मतलब है अगर मान लो डेस्टिनेशन के अंदर कोई भी चीज ऐसी पड़ी है जो सोर्स के अंदर नहीं पड़ी और डेस्टिनेशन के अंदर पड़ी हुई है, तो वो उसको डिलीट मार देगा। तो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, mkdir मेक डायरेक्टरी बनाओ आरसिंक के नाम से, जिसके अंदर मैं आपको इसकी चीजें करके दिखाऊंगा। चेन डायरेक्टरी आरसिंक, मैं आरसिंक में आ गया, कोई भी फाइल नहीं पड़ी यहाँ पर, मैंने ls मारा, कोई नहीं पड़ी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो फोल्डर बनाएंगे। एक बनाएंगे हमारा सोर्स नाम का फोल्डर, और एक बनाएंगे हम डेस्टिनेशन नाम का फोल्डर, डेस्टिनेशन, ठीक है। ये दो फोल्डर बना दिए हमने, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ फाइल्स बना रहे हैं, जैसे टच कर दिया a1.txt, टच a2.txt, ऐसे करके मतलब दो फाइल्स बना दी मैंने, किसके अंदर, सोर्स नाम के फोल्डर के अंदर, सोर्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको आरसिंक करेंगे। आरसिंक करके क्या चाहते हैं हम, ये सोर्स के अंदर जितनी भी फाइल्स है ये हमारी कहाँ पर चली जाए, डेस्टिनेशन के अंदर चली जाए। ये जो हाँ, यहाँ पर क्या था, अगर हमको यहाँ पर किसी भी फोल्डर के अंदर है, अगर हम जैसे यहाँ पर आरसिंक के अंदर अगर हमको इसका पूरा पाथ देखना है, जो हमको यूआरएल आता है यहाँ पर विंडोज के ऊपर, यहाँ ऊपर अगर हमको वाला पाथ देखना है, तो हम क्या करते हैं, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब प्रेजेंट जिस भी हम डायरेक्टरी का नाम प्रेजेंट है और जिसका नाम काम करे उसका हमको पाथ दो। ये देखो अब क्या है, ये पूरा पाथ है उसका, कि ओपीटी के अंदर जाके आपको आरसिंक नाम का फोल्डर मिलेगा। ये हमको क्या मिला है, यहाँ पर हमारे फोल्डर्स है दो, एक सोर्स नाम से है SOURC, और एक किस नाम से, डेस्टिनेशन नाम का फोल्डर है। अब हमको करना क्या है, इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर इस सोर्स की जगह हमको क्या लगा देना है, इस पूरी, ये पूरा पाथ बनेगा। ओपीटी से आरसिंक के अंदर सोर्स नाम का फोल्डर पड़ा है, इसके अंदर जो भी चीजें पड़ी है स्लैश लगा दी, ये क्या हो गया, हमारा सोर्स हो गया। पहले क्या आएगा, सोर्स, फिर आएगा डेस्टिनेशन, ये हमारी डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन के अंदर क्या होगा, ओपीटी के अंदर आरसिंक नाम का फोल्डर है और उसके अंदर डेस्टिनेशन नाम का एक फोल्डर मिलेगा, हमको उसके अंदर चीजें पहुंचानी है। ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी आई थिंक। ये पूरा सोर्स है जहां से हमको जो फाइल बनाई थी हमने A1 टेक्स्ट की और A2 टेक्स्ट की, वो फाइल्स इसके अंदर आ जाएगी। जैसे मैं ये कमांड रन करूंगा, ये मैंने कॉपी कर ली और ये मैं कहीं से भी चला सकता हूँ। जैसे मैं पूरा बाहर निकल जाता हूँ, किसी भी फोल्डर में नहीं हूँ मैं, यहाँ पर देखो मैं कहीं और हूँ, उन फोल्डर में ही नहीं हूँ। अब मैं यहाँ पर चला देता हूँ ये कमांड। इसने क्या करा, दो फाइल से हमारे पास इस सोर्स के अंदर, ये रहा सोर्स हमारा, इसके अंदर दो फाइल थी, वो क्या कर दी, कॉपी करवा दी यहाँ पर, मतलब सिंक करवा दी डेस्टिनेशन के अंदर। ओपीटी आरसिंक नाम का था उसके अंदर, आरसिंक
उसके अंदर डेस्टिनेशन नाम का फोल्डर था, डेस्टिनेशन। शायद यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत दे दिया, तो मैं ये वाला देख लूंगा जो दूसरे वाला है, डेस्टिनेशन। अब आ गया मुझके अंदर, ये 2 फाइल्स वहां पर आ चुकी है। अगर हम अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर अगर मैं आपको क्रोन टैब लगाना सिखाऊं तो ये कुछ कमांड्स होती है क्रोन टैब की जो हमको पता होनी चाहिए। ये लो, ये क्रोन टैब्स की कमांड होगी। यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, 5 स्टार का मतलब होता है हर 1 मिनट के अंदर ये चीज चलेगी, जो भी हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं वो हर 1 मिनट में चलेगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम हर 1 मिनट में हम क्या करवाएंगे, rsync की हेल्प से उसको कॉपी करवाएंगे जो भी सोर्स के अंदर होगा और वो डेस्टिनेशन में पहुंचाएंगे। अब क्रोन टैब में आपको सेट करना सिखा रहा हूँ, ये चीज आपने शायद ही देखी हो। क्रोन टैब ई नाम से होता है, इसकी कमांड होती है, जिससे क्या होगा, आपका क्रोन टैब का नोटपैड कह लो या जो भी है इसकी फाइल कह लो, वो खुल के आ जाएगी हमारे पास। क्रोन टैब ई ये ओपन होगी हमारे पास फाइल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये कमांड पास कर दी हमने क्रोन टैब की, हाँ ये कमांड होगी। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्स का बताया था आपको, यहाँ पर स्टार्स का क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पर पहले स्टार की जगह 1 लिख दूं तो इसका मतलब है ये हर 1 मिनट में होगा, 5 लिख दूं तो 5 मिनट में होगा, और अगर मैं सेकंड स्टार की जगह मैं कर दूं 9, इसका मतलब है ये आवर्स में होता है टाइम, हर दिन ये 9 बजे चलेगा, हर 9 घंटे बाद चलेगा, आई थिंक ये 9 घंटे बाद चलेगा। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ आपको सारों में मैं स्टार लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये हर मिनट चले, हर मिनट क्या हो, मेरा जो भी बैकअप हो rsync क्या करे, हर मिनट यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हो सोर्स के अंदर वो ये डेस्टिनेशन में लेके जाए। मैं ये करके दिखा रहा हूँ आपको इससे क्रोन टैब से, ठीक है। rsync की कमांड हमने दे दी है, यहाँ पर हमको सोर्सेस चेंज करने पड़ेंगे बस, जो हम यहाँ पर लेके चले थे सोर्सेस, मैं वही के वही डाल देता हूँ ऊपर, सोर्स डेस्टिनेशन, मैंने यहाँ पर फोल्डर का नाम सही लिख दिया, डेस्टिनेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद क्या करना होता है, हमको इसको रिस्टार्ट करना होता है क्रोन टैब को देखने के लिए कि जो भी चीजें हमने डाली है उसके अंदर वो क्या हो, ये अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले, चेंज कर दे। सिस्टम ctl रिस्टार्ट क्रोन डी, इससे क्या होगा, जो भी चीज उस डायरेक्टरी में होगी ये अपने आप वहां पर लेके आता रहेगा हर 1 मिनट में। ये अगर हमको बैकअप लेना है तो हम रात के 12 बजे का भी टाइम डाल सकते हैं, कुछ भी हम डाल सकते हैं टाइम। अभी मैंने 1 मिनट का टाइम डाला है ताकि हम देख सकें। मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद ये कमांड होगी जिससे हम देखेंगे कि ये चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, क्या कर क्या रहा है। ये रिस्टार्ट हो गया। अब ये स्टार्टअप हो चुका है हमारा क्रोन टैब। ये एक कमांड होती है जिससे टेल मतलब क्या होता है, एक फाइल बनी हुई है, लॉग्स फाइल हमने ओपन करके दिखाई है आपको, जिसके पीछे की कुछ कमांड्स ये लेगा। अब देखना ये है कि ये कब चलाता है। अभी 449 पे हमने क्या करा, रिस्टार्ट करा था, इसको रिबूट करा था। अब देखते हैं ये वाली कमांड कब चलाता है। 1 मिनट में ये चला देना चाहिए इसको, इस कमांड को। मैं इसका डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूँ ताकि हमको यहाँ पर दिख जाए। डेस्टिनेशन नाम का फोल्डर था हमारा, ये रहा। इसके अंदर ये देखो, ये इसने क्या करा, 1 मिनट बाद ही जैसे 49 था तो 50 के ऊपर क्या करा इसने, ये हमारी जॉब चला दी क्रोन टैब, मतलब हमने शेड्यूलिंग कर दी इसकी कि हर 1 मिनट बाद चलाता रहे। उन्हें चलाई जैसे ही, और हमारे पास ये डेस्टिनेशन वाला, ये था pwd डेस्टिनेशन वाला फोल्डर है। अगर मैं इसमें ls मारूं तो ये 2 फाइल्स आ गई हमारे पास। 2 फाइल्स आ गई। अब मैं अगर वहां पर किसी भी फाइल के अंदर चेंज करता हूँ, सोर्स नाम की फाइल के अंदर चेंज कर देता हूँ, A1 के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ,
मैंने लिख दिया इसके अंदर माय नेम इज रवि, ठीक है, ये लिख के मैंने सेव कर दिया। अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं डेस्टिनेशन के अंदर जाके आपको चेक करवाता हूँ। डेस्टिनेशन के अंदर जाके इसके अंदर दो चीजें हैं। कैट से क्या करते हैं ना, हम इसको देख सकते हैं कि इसने पढ़ा क्या है। इसने क्या करा, ऑलरेडी चला दिया, तभी ये वहां पर शो कर गया, नहीं तो ये शो नहीं करता अभी आपको। ऐसे क्या करेगा, हमारा बिल्कुल बैकअप बन रहा है, हर मिनट बैकअप ले रहा है ये यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर। ये काम आता है क्रोन जॉब का और आर सिंह का। ये मैंने दोनों को आपको कंबाइन करके दिखा दिया। एक बार मैं वो चीज हटा देता हूँ, नहीं तो ये हर मिनट चलाता ही रहेगा उसको, क्रोन जॉब को। मैं इसको कमेंट मार देता हूँ, हैश से कमेंट हो गया, अब ये नहीं चलाएगा इसको। और रीस्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ पर। ताकि ये अब वो चीजें ना चलाए जो हमने लिखी थी, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको क्रोन टैब बता दिया और आरसिंक भी बता दिया। इन दोनों का मैंने एक कंबाइन करके यूज केस बनाया था, जिससे आपको ये रियल टाइम के अंदर भी बहुत यूज होता है बैकअप वगैरह लेने के लिए, अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते बैकअप लेने के लिए। तो ये कुछ नेटवर्किंग की कमांड्स है, जो बेसिक कमांड है नेटवर्किंग की। अगर हमको नेटवर्किंग की ये फॉलो करनी होती है तो कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई सर्वर जैसे मान लो हमारा नेट नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लाइनक्स के अंदर। वहां तो आप क्या करते हो, एक ब्राउजर ओपन करा और आप गूगल चला के देख लेते हो कि नेट नहीं चल रहा हमारा, एक बार देख लेते हैं हम। आप गूगल चला के देख लेते हो, आपको पता लग जाता है नेट हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास होते हैं पिंग कमांड होती है। पिंग कमांड क्या बताती है कि एक जगह पे हिट मार के दिखेगी। जैसे मैंने www.google.com करा, यहाँ से देखो इसने क्या करा, इसके पास रिक्वेस्ट भेजी, पैकेट्स भेजे और यहाँ से रेस्पॉन्स भी आ रहा है। इसका मतलब हमारा इंटरनेट चल रहा है। ये कुछ नेटवर्किंग के कमांड्स है, बहुत इजी कमांड्स है। अगर आपको अपने सिस्टम की आईपी जाननी हो तो आप क्या करोगे, इफ कॉन्फिग नाम की कमांड है, जो क्या करेगी, आपको चेक करेगी आईपी, आपके सिस्टम को कौन सी आईपी असाइन हुई है। एक बार चला देते हैं इफ कॉन्फिग। मेरे पास जो सिस्टम है उसकी आईपी ये है, इसने हमको आईपी बता दी। इसके बाद टेलनेट क्या करता है, टेलनेट बताता है कि यहाँ पर आप किसी भी यूआरएल देते हो, जैसे मान लो कोई भी आईपी दे दी और उसका पोर्ट दे दिया, तो वो ये बताता है कि इनके बीच में कनेक्शन है भी या नहीं है। एक बार मैं टेलनेट की भी चला के दिखाता हूँ आपको कमांड, टेलनेट google.com। ये यहाँ पर आप कोई आईपी भी डाल सकते हो। 443 इसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है गूगल का। इन्हें बता दिया मैं कनेक्टेड हूँ गूगल के साथ, इसका मतलब ये कनेक्ट है और ये काम कर सकता है गूगल के साथ। एनएस लुकअप क्या बताता है आपको, इंटरनेट डोमेन नेम सर्वर्स, ये देखता है जो भी आपने डोमेन पास करा है यहाँ पर google.com, इसके अंदर लुक करेगा। एनएस लुकअप मतलब इसके अंदर जाके दिखेगा कि हमारे पास ये कौन सी कंपनी का है, ये google.com का सर्वर है, ऐसे करके ये कौन सी आईपी पे चल रहा है, इस सर्वर की आईपी क्या है जिसके ऊपर ये चल रहा है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें देखेगा ये जाके। इसके बाद है ट्रेस राउट। इसका मतलब है अगर हम मान लो कोई भी एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो जरूरी नहीं होता वो डायरेक्ट उसके ऊपर हिट मारे। कई बार क्या होता है, अगर आप google.com लिखते हो तो आपका पहले क्या करता है, ये गूगल के जो सबसे बड़ा जो गूगल का ग्लोबल होता है उसके ऊपर हिट मारता है, फिर ये आपकी लोकेशन देता है कि आप तो इंडिया में हो, तो ये आपको रीडायरेक्ट करता है google.co.in पे, इन मतलब इंडिया का, तो वहां पर आपको ये रीडायरेक्ट करता है। अगर हमको ये चीज पता करनी है कि हमने जो भी कमांड फायर करी है, मतलब कोई भी हमने पिंग मारा है, तो वो किन रस्तों से गई है उसको ट्रेस करना है हमको, राउट को। तो ये ट्रेस राउट वाली कमांड यूज होगी, ट्रेस राउट। जैसे ये वेबसाइट है geekplayer.com नाम की, ये यहाँ पर इसने दिखाया, ये पहले तो अमेजोन के सर्वर पे गई ये कमांड, फिर वहां पर चली, फिर ये सिंगापुर गई ये कमांड, ये गया देखने के लिए, फिर ये मुंबई आई, ऐसे करके ये जहां कहीं से भी आपको ये आउटपुट आ रहा है उसके बीच में कहाँ से ये कनेक्ट हुई, वो सारे के सारे आपको लोकेशन बता देता है ट्रेस राउट वाला।
और इसके बाद अगर हमको कोई भी चीज डाउनलोड करनी होती है तो यहाँ पर हमारे पास wget पैकेज होता है, जो हमने अभी लगाया था जावा को डाउनलोड करने के लिए, जावा का पैकेज डाउनलोड करने के लिए। एक बार मैं ये wget के आगे क्या है, ये कुछ फाइल है wget, ये कोई लोकेशन है जहाँ से एक फाइल ला सकता है। तो मैंने एंटर मार दिया, ये कनेक्ट हो रहा है उसके साथ, यहाँ से एक फाइल लेके आ रहा है। मैं ls करके देखता हूँ कि यहाँ पर एक ये फाइल लेके आ चुका है न्यू ईयर्स डे के नाम से। ये कुछ कमांड्स नेटवर्किंग की जो सबसे ज्यादा यूज में होती है, ये कमांड्स। आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए। तो आप बताओ कोई आपके डाउट हो तो वो मैं सोल्व कर सकूं। हेलो हेलो एनी डाउट गाइस? डाउट्स तो नहीं है, डाउट्स तो नहीं है। नहीं क्या सब कुछ समझ में आ गया क्या? नहीं, समझ में जो आया जो समझाया है, बाकी करने में और समझ आएगा जब हाँ, करेंगे। करने में और समझ आ जाएगा आपको जब करोगे तो। और कोई भी अगर हाउ वी इंस्टॉल लिनक्स इन आवर सिस्टम, यार लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए हमको, जैसे आपको पता है, अगर मान लो आपको विंडोज डालनी है या लिनक्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है तो उसकी आपको इमेज चाहिए होगी। इमेज से ही हम डाल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी उस सिस्टम के ऊपर। अगर आप अपने विंडोज के ऊपर अगर लिनक्स डालना चाहते हो तो आप और टूल यूज कर सकते हो, जैसे VMware हो गया, वर्चुअल बॉक्स हो गया। हाँ, वो आपको क्या करेगा, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगा विंडोज के ऊपर ही, जिससे आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अपना विंडोज आप उसी के ऊपर लिनक्स भी डाल सकते हो, लेकिन आपके पास वो इमेज फाइल होनी जरूरी है। इसकी लाइनस के बहुत सारे फ्लेवर आते हैं और सबसे ज्यादा जो चलता है ना वो चलता है CentOS चलता है हमारा इंडस्ट्री के अंदर, जो भी सर्वर्स वगैरह होते हैं। CentOS के ऊपर ट्राई करना, अगर कोई भी लाइनस को ट्राई करेगा तो CentOS के ऊपर करना, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला लाइनस का फ्लेवर है। फ्लेवर कुछ नहीं होता है, फ्लेवर यही होते हैं, जैसे विंडोज की अगर मैं फ्लेवर की बात करूं तो विंडोज बेसिक हो गया, विंडोज प्रोफेशनल हो गया, विंडोज एंटरप्राइज हो गया। है तो विंडोज ही, लेकिन कुछ चीजें ऐड कर दी और कुछ घटा दी उसमें से, यही होते हैं फ्लेवर्स। तो ये है लाइनस के फ्लेवर्स, डिफरेंट डिफरेंट। ये रहे, जैसे नाम आया अभी, फेडोरा हो गया, CentOS हो गया, रेड हैट हो गया, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। आप CentOS पे ट्राई करना, CentOS पे। और कोई? ठीक है, आई थिंक मैंने बता दिया होगा। अगर ऑन सिस्टम, हाँ ये मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। रवि, और ये जो आज जो सेशन हुआ है तो बेसिकली ओवरव्यू दिया है कि लाइनक्स क्या होता है, विंडोज क्या होता है, राइट? हाँ 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 बिल्कुल। इसकी बेसिक कमांड भी तुमने बता दी। अब हाँ, इसको हमने कैसे स्टडी करना है, जैसे हमने कैसे करना है, ये कैसे हो, ये डिसाइड किया हुआ आपने? अभी तक ये चीज डिसाइड नहीं हुई। अभी तक ये था सिर्फ आपको एक लाइनक्स का टेस्ट देना कि लाइनक्स होता कैसे है, मतलब कैसे हम चलाते हैं, कैसे कमांड चलाते हैं। और ये चीज अगर आप अपने उसमें लाना चाहो तो ये आपको खुद ही मतलब डालना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा। अगर जहाँ कहीं भी अगर डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ये चीजें लाइनक्स में कैसे होगी। मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा इस चीज के लिए। और ऐसा कोई भी चीज नहीं है, शायद ये जो भी आप काम करते हो प्रोग्रामिंग वगैरह, ये सब आप लाइनक्स के ऊपर कर सकते हो। मेरा ये मोटिव नहीं है कि आपको विंडोज, अभी इस सेशन के बाद आप सभी विंडोज अनइंस्टॉल करके लाइनक्स इंस्टॉल करने लग जाओ, नहीं, ये मोटिव नहीं है। सिर्फ ये था आपको लाइनक्स आनी चाहिए और थोड़ी बहुत लाइनक्स आप करते रहो, जिससे क्या होगा, आप फुल स्टैक डेवलपर्स की कैटेगरी के अंदर आते रहो धीरे धीरे करके। और लाइनक्स अगर अगर आपको हैंड्स ऑन करना है तो आप क्या कर सकते हो, बिना डाले ऑनलाइन लाइनक्स टर्मिनल्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, जिसको आप ट्राई कर सकते हो। वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। जैसे ये कोलैक का है,
ऑनलाइन भी आप बिना लाइनक्स डाले अपने But सिस्टम के अंदर कर सकते हो ये चीज। मैं Machine सजेस्ट पे हम करूंगा कि practice कर सकते हैं। ये लोग अपने सिस्टम को ड्यूल बूट कर लें, हाँ क्योंकि आने वाले टाइम में जितना भी डेवलपमेंट होगा ना, मतलब वो सब मैं लाइनक्स की ही बोलूंगा। हाँ बिल्कुल, वो सारा लाइनक्स पे होगा। अब ये देखो पूरी लाइनक्स चल रही है यहाँ पर, इस आपके ब्राउजर के ऊपर आप कुछ भी कमांड वगैरह चला सकते हो, एलएस वगैरह जो भी कमांड आप दोनों चला ऑपरेटिंग सकते हो। सिस्टम पे तो आप डाल सकते हैं ना लैपटॉप में, क्या? दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लेते हैं लैपटॉप में। हाँ ड्यूल डाल सकते हो, लेकिन वही बात है, हाँ डाल सकते हो आप, ड्यूल हैंग भी नहीं होता इतना। अगर आपकी मेमोरी है 8 GB की तो आप ड्यूल डाल सकते हो। अगर आप वर्चुअल बॉक्स डालोगे ना तो पता क्या होता है, एक तो वर्चुअल बॉक्स भी आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा चलने के लिए, वो सॉफ्टवेयर इतना हैवी है, और ऊपर से वो अपने अंदर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है लिनक्स, तो वो और हैवी बना देगा। तो शायद आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, 16 GB मेमोरी नहीं है तो। अगर आपकी 8 GB मेमोरी है तो आप ड्यूल बूट कर सकते हो, दोनों विंडोज डाल सकते हो। रवि सिस्टम दोनों भी स्लो होगा और वर्चुअल बॉक्स में लाइनक्स स्लो चलेगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा ड्यूल बूट का ही। हाँ ड्यूल बॉक्स आप कर सकते हो, ड्यूल बूट कर सकते हो आप अपने उसको। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करना मिस इसका कोई प्रोसीजर कुछ है, कोई मिस पीपीटी एंड ऑल की कैसे करना, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे लेकिन इंस्टॉल करना है? इस चीज के लिए आप एक काम करना, नरेंद्र सर के साथ कांटेक्ट कर लेना, एक बार कनेक्ट हो जाना उनसे, वो बता देंगे पूरा। नरेंद्र सर भी आपका ये ड्यूल बूट बना सकते हैं लैपटॉप। हाँ और बाकी आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट अगर आप कहोगे पर्सनल में तो मैं वो डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर कर दूंगा, जिससे क्या होगा, वो लिंक अगर आप फॉलो करोगे तो ड्यूल बूट खुद भी कर सकते हो। लेकिन ऑफिस के लैपटॉप को खुद मत करना, वो नरेंद्र सर से ही करवा लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सर कोई पकड़। और कुछ पूछना हो? बस हमने सिर्फ यही जानना था कि बेसिक कमांड्स कौन सी होती है, क्या कैसे हम कैसे करते हैं, बाकी वही वर्क फ्लो अभी नहीं करना, वो अपने साइड बाय साइड पढ़ना है उसका। वही, हाँ वो तुम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आई थिंक इतना आज के लिए सफिशिएंट होगा। ओके गाइस, वी कैन लीव। ओके, थैंक यू रवि। ओके गाइस।